एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो के अंदर हम जो राष्ट्रीय आय की जितने भी अवधारणा शेष बची है उन सब पर हम आज डिस्कस कर लेंगे और राष्ट्रीय आय की अवधारणा वाला टॉपिक आज हम इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राष्ट्रीय की अवधारणा आती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जिसे बोलते हैं हम पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम कैसे ज्ञात की जाती है? यानी एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उस राष्ट्रीय आय के अंदर यदि हम उस देश की टोटल जनसंख्या का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पर कैपिटल इनकम। तो देखो, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। यदि हमें पर व्यक्ति आय ज्ञात करनी है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? देश की जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। अब ध्यान रखना हमें कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बट्टे में आ जाएगा हमारी कुल जनसंख्या। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी होती है? जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने 8 नंबर जो हमने अवधारणा पर डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है वही हमारी क्या कहलाती है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पर कैपिटल इनकम। तो आई होप आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल है। जितने हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किसे मानते हैं हम? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को हम हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके अंदर कुल जनसंख्या का जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अब हम नेक्स्ट जो हमारी अवधारणा आती है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिगत आय जिसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पर्सनल इनकम ये इसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा टफ है, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्यक्तिगत आय होती क्या है। जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमारे देश की इनकम होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे व्यक्तिगत आय जो रियल में व्यक्ति को मिलती है वो हमारी राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा होती है। संपूर्ण हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमारी व्यक्तिगत इनकम नहीं कहलाती है। जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है उसमें से हम क्या करते हैं कि जो निगम कर है उनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और जितने भी सामाजिक अंशदान के रूप में, सुरक्षा के रूप में जो राशि खर्च करते हैं उसको भी हम घटा देंगे क्योंकि हमारी निजी व्यक्ति की आय नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जब व्यक्तियों को किसी प्रकार की पेंशन मिलती है, किसी प्रकार का ब्याज मिलता है, वो हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंदर तो क्या होता है कि उत्पादन से जितना भी हमें इनकम मिलती है
उसको शामिल करते हैं। जबकि किसी व्यक्ति को जो पर्सनल पेंशन मिलती है सरकार के द्वारा, किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है, वो हम उसमें ऐड नहीं करते थे, लेकिन वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय मानी जाती है, इसलिए इसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो एक बार इसको हम परिभाषा के थ्रू समझ लेते हैं। जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो वास्तव में उन्हें प्राप्त होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है कि व्यक्तिगत आय बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय कौन से लेने हमें? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। उसमें से हम क्या करेंगे? निगम कर घटा देते हैं, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स घटा देते हैं, क्योंकि देश का ये खर्चा होता है। उसमें से हम क्या करेंगे? हम कर देंगे सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में जो भी राशि खर्च की जाती है वो हमें निजी व्यक्तियों की नहीं होती है, उसको भी हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड क्या करेंगे? जो भी सरकारी हस्तांतरण भुगतान, सरकारी हस्तांतरण भुगतान का मीन्स होता है कोई भी हमें जो पेंशन मिलती है, कोई भी हमें जो छात्रवृत्ति मिलती है, उनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तथा हम ऐड करेंगे ब्याज प्राप्त। जो भी किसी व्यक्ति को ब्याज प्राप्त होता है वो भी उसकी एक पर्सनल इनकम होती है, इसलिए हम जब भी व्यक्तिगत आय ज्ञात करते हैं तो हम राष्ट्रीय आय में से निगम कर लेस कर देंगे। सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में जो भी राशि खर्च होती है उनको भी लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए होती है न कि व्यक्तिगत। उसमें हम क्या करते हैं? सरकारी हस्तांतरण भुगतान, जो भी पेंशन है, जो भी छात्रवृत्ति ये प्राप्त होती है किसी एक पर्सनल व्यक्ति को मिलती है, वह उसकी निजी आय होती है, तो उस आय को हम निजी आय में शामिल करेंगे। और किसी प्रकार का जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी उस व्यक्ति की निजी इनकम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको इसको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में कई बार हमें पूछा जाता है, इस फॉर्मूले के बारे में पूछ लिया जाता है, या इसको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे हमें पूछ लिया जाता है कि आपको व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी है, पर्सनल इनकम ज्ञात करनी है, तो हमें कई बार राष्ट्रीय आय दे दिया जाता है 100 करोड़ रुपए, ये हमारे पास हो जाएगी नेशनल इनकम। फिर हमें कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया जाता है, मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं, ये सब करोड़ों में दे रखे हैं। फिर हमें मान लीजिए हमें किसी प्रकार के पेंशन दे रखी है, मान लीजिए हमें दे रखी है पेंशन 5 करोड़ रुपए दे रखी है, और हमें इंटरेस्ट दे रखा है, ब्याज दे रखा है, जो हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए दे रखे हैं। अब हमें पूछा जाता है कि व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए, तो व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला लगता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कितनी दे रखी है? 100 करोड़ रुपए दे रखी है। उसमें से हम क्या करेंगे? निगम कर दे रखा है हमें 10 करोड़ रुपए, वो क्या करेंगे? लेस करेंगे। सामाजिक सुरक्षा अंशदान की हमें अमाउंट दे नहीं रखी मान लीजिए, फिर हमें दे रखी है पेंशन छात्रवृत्ति, वो हमें दे रखा है 5 करोड़, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और हमें ब्याज दे रखा है, तो ब्याज में प्राप्त हुआ है 2 करोड़ का, तो इसको जब टोटल की जाएगी, इसकी जो टोटल की जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 97। तो इस प्रकार का हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी हम कर पाएंगे जब हमें व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला अच्छे से लर्न होता है। तो अब हमारी अंतिम
अवधारणा आती है व्यक्तिगत व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो अभी हमने व्यक्तिगत आय पर डिस्कस किया था और अब हमें ज्ञात करना है व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। जो व्यक्तिगत आय होती है वो हमारी पर्सनल इनकम होती है, लेकिन सारे की सारी पर्सनल इनकम को हम खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें से हमें प्रत्यक्ष कर को घटाना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रकार का जुर्माना है, किसी प्रकार की फीस है, उसको हमें लेस करना पड़ता है। उसके बाद जितनी भी इनकम होती है वो हमारी कहलाती है व्यक्तिगत खर्च योग्य आय मानी जाती है। संपूर्ण व्यक्तिगत इनकम को हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत खर्च योग्य आय कैसे ज्ञात करते हैं, इसके हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्तिगत खर्च योग्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करो, जैसे कि किसी प्रकार की फीस है जो हमारा इनकम टैक्स है यानी कि आयकर है, किसी प्रकार का जुर्माना होता है, उनको हम क्या करेंगे घटा देंगे। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करो जैसे कि ये हो गया फीस, आयकर या फिर जुर्माना आदि को घटाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा DPI बराबर, यानी कि व्यक्तिगत खर्च योग्य आय हो जाती है जो हमारी व्यक्तिगत आय है उसमें से हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष खर्चों को घटा देंगे, प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो हमारे वो प्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि फीस है, आयकर है, जुर्माना है, वो किसी एक व्यक्ति पर लगता है। यानी जो हमारी व्यक्तिगत इनकम होती है उनको हम सारा खर्च नहीं कर सकते हैं। कुछ फीस है, जुर्माना है, उसमें से लेस कर देते हैं तो शेष इनकम को हम खर्च कर देते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जो हमारा व्यक्तिगत खर्च योग्य आय होती है ये किसके बराबर होती है, ये हमारा उपभोग व बचत के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये तो साधारण फॉर्मूला सबको पता है, केवल ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय बराबर, यहाँ आपको डिवाइड दे दिया जाता है, यहाँ पे आपको प्लस का निशान दे दिया जाता है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन भी आ सकता है, ऑप्शन डी में पूछा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाना चाहिए ये प्लस वाला हो जाएगा क्योंकि खर्च योग्य आय को जरूरी थोड़ी हम सारा खर्च करेंगे। खर्च योग्य आय है उसमें से हम कुछ बचा कर भी रख सकते हैं ना, कुछ को हम सेविंग कर लेंगे, कुछ का उपभोग कर लेंगे यानी खर्च कर लेंगे, दोनों का टोटल होता है खर्च योग्य आय। तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी राष्ट्रीय आय की शेष अवधारणा थी उन सब पर डिस्कस कर लिया है, यानी जो राष्ट्रीय आय की जितनी भी अवधारणा है इस वीडियो के अंदर तक वो सारी फिनिश हो गई है। तो आई होप आपको सारी अवधारणाएं अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा के जितने भी फॉर्मूले थे ना
उन फॉर्मूलों पे एक बार हम डिस्कस करेंगे। सभी फॉर्मूलों को हम एक वीडियो में एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसलिए उसके अंदर जितने भी हमारे ये फॉर्मूले थे उनको एक साथ सीक्वेंस वाइज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।